हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। दांतों की हिफाजत सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ओरल हाइजीन मेंटेन करना नहीं आती। उनको ये नहीं पता होता कि दिन में कितनी मरतबा आपको ब्रश करना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। और इसी के साथ वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके दांत यूजुअली बहुत ख़राब होते हैं, येलोइश होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बैड ब्रीदिंग का भी इशू होता है। तो आज हम ओरल हाइजीन के ऊपर बात करेंगे। एंड टू डिस्कस दैट वी हैव डॉक्टर मोहम्मद इलियास विद अस। ही इज़ अ प्रोफेसर एंड ही इज़ अ डेंटिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू राबिया एंड थैंक यू समा पॉडकास्ट। मुझे एक नहीं, बहुत शुक्रिया इम्पॉर्टेंट सर। इशू पे आपने जी, बात आपने करने अपना के लिए टाइम दिया, बुलाया। हमें बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि ओरल हाइजीन के ऊपर आप बात करें कि कितनी ज़रूरी है। लोगों को यूजुअली आइडिया नहीं होता है कि मेंटेन करना इसको कितना ज़रूरी है। देखिए, हम इसको कंसीडर करें तो जो हमारे बॉडी के अंदर एंट्री के जो 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपका ओरल कैविटी है। तो काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ हैं जो ओरल कैविटी से आपकी स्टार्ट होती हैं और ओरल कैविटी से ही आगे ट्रांसमिट होती हैं। तो उसमें ओरल हाइजीन को मेंटेन करना आपकी अपनी टीथ की, दांतों की सेहत के लिए भी ज़रूरी है और बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, बहुत उसके लिए भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने आपके दांतों की सेहत अच्छी होगी, उतने ही आपकी जिस्म की, आपकी पूरे बॉडी की सेहत जो है वो अच्छी होगी। तो सर एक दिन में कितनी मरतबा आपको टूथब्रश करना चाहिए और ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए मैक्सिमम? एक तो आपका पहला क्वेश्चन, पहला जो पार्ट है वो ये है कि कितनी दफ़ा ब्रश करना चाहिए। सो दिन में जो रिकमेंडेड है जो वो आपको 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए। जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ब्रश है, जो रात को सोने से पहले आपने करना है। आप रात को जब आपने उसके बाद आप सोने से पहले ब्रश करें और उसके बाद कोशिश करें कि आप दोबारा कुछ खाएं पिएं नहीं। या तो वो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो सेकंड टाइम का ब्रश है वो यूजुअली हम कहते हैं कि आप नाश्ते के बाद कर लें और नाश्ते के भी 1 घंटे के बाद करना चाहिए। तो ये मैंने सुना है कि नाश्ते से पहले करना या नाश्ते के बाद करना, मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे? वो नाश्ते के बाद देखिए, अगर आपने रात को सोने से पहले कर लिया है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। आप सुबह उठें और एक सिंपल पानी से रिंस कर लें आप, या कुल्ली कर लें पानी से, तो वो काफ़ी है। आप जो सेकंड ब्रश का टाइम है वो आप नाश्ते के बाद, नाश्ते के भी 1 घंटे के बाद उसको फिर आइडियली आपको करना चाहिए। तो सर स्केलिंग के हवाले से क्या बताएंगे कि स्केलिंग करवाना मतलब कब करवानी चाहिए आपको? देखिए, जो स्केलिंग का रिकमेंडेड टाइम पीरियड है, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी ओरल हाइजीन आप मेंटेन कैसे करते हैं और आपकी हैबिट्स कैसी हैं, हाइजीन हैबिट्स कैसी हैं। तो उसके लिए 6 मंथ से लेके 1 साल तक का टाइम है। तो उसमें आप करवा सकते हैं। अगर आप अच्छा मेंटेन रख रहे हैं, आपकी ब्रशिंग अच्छी है, तो आप 1 साल के बाद करवाएं। और अगर आप स्मोकर हैं, पान अगर आइडियली तो ये यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 6 मंथ्स के बाद भी आप उसको कर रहे हैं, आप करवा सकते हैं। उससे कोई अच्छा प्रॉब्लम डॉक्टर नहीं। इलियास, दांतों की जो पिलाहट होती है इसके पीछे रीज़न क्या होती है? जैसे कि स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न। स्मोकिंग के अलावा क्या क्या रीजंस होते हैं? उसमें एक तो कुछ लोग होते हैं जिनके नेचुरली दांतों का कलर पीला होता है। दूसरा ये होता है कि कुदरती तौर पे जो पीले उनके दांत होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हम जितना भी फूड कलर्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, जैसा हमारे हर खाने में मोस्टली हल्दी का इस्तेमाल होता है, हल्दी का इस्तेमाल वो दांतों को पीला करता है। उसके बाद हम चाय का, यूजुअली चाय बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और आजकल जब से ये हम सब लोग वेट कॉन्शियस हुए जी तो ग्रीन टी का भी यूज़ बढ़ गया या है। तो ग्रीन टी भी स्टेन करती है, कॉफ़ी भी स्टेन करती है। तो सारी ये चीज़ें स्टेन करती हैं। तो स्टेनिंग जितनी आप फूड कलर्स कम से कम होंगे हमारी बिरयानी के अंदर, जो रंग डलता है, वैसे फूड कलर हम येलो सबके या इस वक्त फेवरेट आप खाना होता है तो बिरयानी का, तो उसमें भी फूड कलर्स डलते हैं। तो ये भी सारे के सारे जो हैं वो दांतों को पीला करते हैं। तो सर फिर ट्रीट कैसे किया जा सकता है इन्हें? इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर जिस तरह से भी आप कोई कलर ड्रिंक्स हैं, जिस तरह से अवॉइड करें, उनको अवॉइड करें, या अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप एक दफ़ा सिंपल रिंस कर लें पानी के साथ, ब्रशिंग अच्छी करें। और अगर आपके टीथ आपके नेचुरल किसी कुदरती वजह से आपके पीले हैं तो उसके लिए एक वाइटनिंग की एक ऑप्शन होती है, जो वाइटनिंग के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। स्केलिंग एक अलग चीज़ है, वाइटनिंग एक अलग चीज़ है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी पॉलिशिंग से मोस्टली जो स्टेन्स होते हैं, चाहे कॉफ़ी के स्टेन्स, वो रिमूव हो सकते हैं तो स्केलिंग और डेंटल पॉलिशिंग के साथ। ट्रीटमेंट्स जो हैं, ये जो 3-4 आपने बताए हैं, ये डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं। लेकिन सर जो घरेलू टोटके होते हैं, ये भी बहुत सुने हैं कि भाई बनाना पील यूज़ करें, आपके दांत साफ़ हो जाएंगे, चारकोल, पता नहीं क्या क्या, तो ये इफेक्टिव होते वो हैं? हैं, इफेक्टिव हैं। जैसे हम भी चारकोल का या इनका रोल ज़रूर है,
लेकिन आप ज़ाहिर है उनको उस रॉ फॉर्म के अंदर तो नहीं अब आप यूज़ कर सकते। हाँ, उनके कुछ जो आपके टूथपेस्ट हैं उसके अंदर उनके इंग्रेडिएंट्स में ये शामिल होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सर, स्केलिंग के बारे में बहुत सुना है कि ये नहीं करवानी चाहिए, इसका बहुत नुकसान होता है, तो इज़ इट अ मिथ कि सही बात है? नहीं, ये मिथ है। और अच्छा। कोई मेरा ख्याल है कोई जो आपको डॉक्टर या कोई भी ऐसा बंदा जो हेल्थ से रिलेटेड होगा वो आपको एडवाइस नहीं करेगा कि आप नहीं करवाएं स्केलिंग। तो ये एक मिथ बनी हुई है, उसका बस एक हमारी वो एक जनरेशन से जनरेशन आपकी चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, चलती रहती हैं, तो ये भी इसी तरह से ट्रांसफ़र हुई हुई है। ओके। इसका वैसे हकीकत से कोई ताल्लुक़ कोई नहीं ताल्लुक नहीं है। है। अगर आप जो स्केलिंग करवाते हैं तो उससे ओवरऑल आपकी गम्स की और आपकी टीथ की हेल्थ अच्छी होती है और आपकी ओरल हाइजीन अच्छी होगी, तो फिर आपकी कैविटीज़ भी कम होंगे, आपके मसूड़ों का जो कुछ लोगों को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अच्छा बेहतर डॉक्टर हो इलियास, जाएंगी। हम ये भी बहुत सुनते हैं कि ब्रेसेस लगवाने की एक स्पेसिफिक एज होती है। अगर आप 25 प्लस हो गए हैं, आपकी एज 30s में आ गई है, तो आप लगवाएंगे तो आपको बहुत इशू होगा और कई साल लग जाएंगे आपके जो अलाइनमेंट है दांतों की वो सीधी होने में। तो इज़ इट ट्रू? यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मेरा ख्याल है ये वो क्वेश्चन है जो हर कोई जिसमें जानना हर चाहता कोई है। जानना हाँ। चाहता है इसका। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रेसिस की वैसे तो कोई एज नहीं है। हम्म। एज़ लॉन्ग एज़ आपके गम्स और आपकी बोन, आपकी टीथ आपके हेल्दी हैं, तो ब्रेसिस किसी भी एज के ऊपर लग सकते हैं। ओके। बट लेकिन जो इसके लिए आइडियल एज है वो आप जब ग्रोइंग हो बच्चा तो उस टाइम के ऊपर इसके आइडियल रिजल्ट्स होते हैं और फिर उसमें आपको कोई कॉस्मेटिक इशू भी नहीं होता कि आप लगा के जा रहे हैं, कोई आपको ओके। किसी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो। तो आइडियल एज अगर हम इसको इस तरह से कंसीडर कर लें, वैसे तो किसी भी एज में लग सकते हैं, बट आइडियल एज जो है वो जो है आपके वो ग्रोइंग बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज, 11 से अर्ली एज। 12 हाँ। साल के हैं, और फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं प्रॉब्लम्स हैं इसके, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट का ओके। टाइम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेसेस के साथ एक ऑप्शन होती है अलाइनर्स की, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए जो अलाइनर्स को जब ब्रांड किया गया था, जब इसको स्टार्ट किया गया था, तो एक पाकिस्तानी है, इंटरेस्टिंग सी इसकी भी एक स्टोरी है। ज़िया चिश्ती साहब थे, वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को भी, TRG को भी और 2-3-4 इस तरह के प्लेटफॉर्म को चलाते रहे, तो वो बनाने वालों में से शामिल थे इसके। तो उसमें लेकिन एक जो प्रॉब्लम ये है कि जो इसको क्लेम ये किया जाता है कि ये इनविजिबल हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इसलिए नज़र कम आते हैं। दूसरा ये रिमूवेबल होते हैं, फिर आपको पेशेंट की कंप्लाइंस चाहिए, पेशेंट इसको लगाएगा, यूज़ करेगा, तो फिर ये इफ़ेक्टिव होंगे। बाकी ये कि इसमें जो मेन डिफरेंस है ब्रेसिस का और अलाइनर्स का, जो हर केस है वो अलाइनर्स के लिए सूटेबल नहीं होता, बट ब्रेसिस के लिए सारे केसेस सूटेबल होते हैं। एंड ऑब्वियसली दोनों की केयर डिफरेंट है। केयर डिफरेंट है, उसके बाद आप कह लें कि जी कॉस्ट भी डिफरेंट है। फिर हर जो मेन लिमिटेशन है अलाइनर्स की वो ये है कि आप हर पेशेंट के अंदर अलाइनर्स को यूज़ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, इन दोनों में से ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है कौन सा, अलाइनर्स या ब्रेसेस? आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें ये डिपेंड करता है कि जी किस तरह के टीथ के, अगर आपके ऊपर, जो हाँ। टीथ कितने टेढ़े हैं, किस तरह से हैं, उसके मुताबिक है। तो दोनों की कॉस्ट वेरी करती है पर्सन टू पर्सन और पेशेंट टू पेशेंट, जो भी प्रॉब्लम हो उसके मुताबिक। ओके। लेकिन ये कि दोनों अगर हम इसको पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो दोनों एक महंगे इलाज हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी। अगर हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का देखें तो दोनों ट्रीटमेंट महंगे हैं, इलाज महंगे हैं, लेकिन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। लेकिन ये कि आप सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है कि जी कौन सा पेशेंट है जिसमें अलाइनर यूज़ होगा और कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें ब्रेसेस यूज़ होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, दांतों को हम कुछ भी खाते पीते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग आइसक्रीम और कोई ड्रिंक लेते हैं ठंडी, तो बहुत ठंडा गर्म होता है, चाय भी लगती है, और ठंडा भी कुछ ले रहे हैं तो वो भी लगता है आपके दांतों में, इसकी क्या रीज़न होती है? देखें, दो चीज़ें हैं, एक मीठा लगना और ठंडा गर्म लगना। सो इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रॉब्लली ज़्यादा चांसेस यही हैं कि कोई आपके टीथ में कोई कैविटीज़ हैं। ओके। एक रीज़न मीठा लगने की तो एक रीज़न ये होती है कि कैविटीज़ होंगी तो मीठा लगेगा। ठंडा गर्म में कैविटीज़ के अलावा जो दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है वो ये हो सकता है कि समटाइम्स आपके मसूड़े जो हैं, जो आपके जो गम्स हैं, वो थोड़ा सा टूथ सरफेस से नीचे चले जाते हैं, तो जिसको गम रिसेशन कहते हैं। तो उस गम रिसेशन की वजह से भी सेंसिटिविटी होती है। तो फिर हम कोई भी फ्लोराइड वाले पेस्ट या फ्लोराइड की चीज़ें अगर यूज़ करें तो हम उसको इफ़ेक्टिवली उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर कोई कैविटीज़ हैं तो उसके लिए जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो किसी डेंटिस्ट के पास
जाके जाकर आपको ट्रीट करवाया जा ट्रीट सकता है। करवाया जा सकता अच्छा डॉक्टर इलियास, दांतों की फिलिंग करवानी चाहिए या मतलब है रूट कनाल निकलवाना या दांत निकलवाना ही इसका आखिरी हल होता है? है। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर तो कोई कैविटीज़ हैं तो बेस्ट उसका सोल्यूशन होता है कि आप पहले उसको फिलिंग से ठीक करवा लें। ओके। अगर वो फिलिंग की रेंज के अंदर है, फिलिंग से उसको ठीक किया जा सकता है, तो बेस्ट ऑप्शन फिलिंग के साथ है। तो फिलिंग में आजकल तो बड़ी अच्छी जो कॉस्मेटिक ऑप्शन हैं, टूथ कलर ऑप्शन हैं, वो अवेलेबल हैं, तो आप ओके। उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि क्या रूट कैनाल और एक्सट्रैक्शन, तो उसमें बेहतर ये है कि आप रूट कैनाल करवा लें ओके। बजाय कि आप किसी दांत को निकलवाएं। उससे बेहतर ऑप्शन है कि रूट कैनाल करवा लेना चाहिए। लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है कि किस तरह का सिविरिटी कितनी है, कि जो कैविटी है कितनी बड़ी कैविटी है, ओके। उसके मुताबिक ये उसके डिसीजन मुताबिक होता है। कर लेना चाहिए। अच्छा अगर आपके दांतों में फ़ौरन से मतलब अचानक से दर्द शुरू हो गया तो फिर इंस्टेंट मेडिसिन कौन सी है जो हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए मैं मेरा ख्याल है अगर कोई ब्रांड नेम मेंशन करूंगा तो वो मुनासिब नहीं होगा। तो 2-3 है कॉमनली। आइबुप्रोफेन है, ब्रूफेन के नाम से आती है। ओके। उसके बाद फ्लर्बीप्रोफेन है। अब तो आप ओवर द काउंटर भी लोग वैसे तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन ओवर द काउंटर भी पेन किलर्स मिल जाती हैं। ओके। आइबुप्रोफेन और फ्लर्बीप्रोफेन ये 2 ब्रांड्स हैं जो अच्छे हैं यहाँ कॉमनली के, यूज्ड है। कॉमनली यूज अच्छा होते हैं। डॉक्टर मुफस्सिल, हम देखते हैं कुछ लोग जिनको पान खाने की बहुत आदत होती है, स्मोकर्स हैं, अल्कोहलिक भी होते हैं, तो उनके लिए ओरल हाइजीन कैसी होनी चाहिए, वो कैसे मेंटेन करें अपनी? वैसे तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये ओवरऑल पूरी या नॉट गुड। जो बॉडी की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। जो पान है उससे आपका मुंह का कैंसर होता है, सिगरेट से मुंह का कैंसर भी होता है और आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जी भी जी। होते हैं, और सेम अल्कोहल से लिवर सिरोसिस और ये सारी चीज़ें। आइडियली तो ये चीज़ें को कोशिश करना चाहिए कि इन चीज़ों को यूज़ नहीं करें, लेकिन आपको ऑब्वियसली अगर आप यूज़ कर रहे हैं पान और सिगरेट तो फिर आपकी ब्रशिंग ज़्यादा ओवरऑल हाइजीन और बेहतर होनी चाहिए ताकि स्ट्रेनिंग ना हो और आपको कोई ओके। प्रॉब्लम्स ना। अच्छा डॉक्टर साहब, बैड ब्रीदिंग, इसका बहुत सारे लोगों को बहुत इश्यू होता है, तो इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? इसमें राबिया देखें, ओरल कैविटी में जो बैड ब्रेथ है उसका 2-3 सोर्सेज हैं। एक तो लोकल सोर्स है जो आपका ओरल कैविटी से आ रहा है। ओरल कैविटी का जो सोर्स होता है वो यूजुअली आपकी फूड अक्यूमुलेशन है जो आपकी टंग सरफेस के ऊपर भी होती है और आपके टीथ के अराउंड भी होती है। तो उसके लिए तो आपने यूज़ करना है कि आपकी ब्रशिंग अच्छी हो, और ब्रशिंग के लिए ये कि आप ब्रश टूथ की हर सरफेस को जो एक्सपोज्ड है उसको यूज़ करें, और साथ आपने एक डेंटल फ्लॉस होता है जो इंटरडेंटल 2 दांतों के दरमियान की जो स्पेस है उसको आपने उससे क्लीन करना है डेंटल फ्लॉस के साथ। ठीक है। वो आप यूज़ करें। इसके बाद जो दूसरी जो ये तो एक लोकल रीज़न होगी, एक फिर हम इसको कहते हैं जो सिस्टेमिक है, जो बॉडी के किसी और पार्ट की वजह से हो सकती है। तो वो एक आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है उससे हो सकती है, या आपका GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, आपके मैदे वगैरह का कोई जो प्रॉब्लम्स हो तो उसकी वजह से भी आ सकती है। तो उसके लिए फिर आपने फिजिशियन को विजिट करना है। जी जी। लेकिन सबसे पहले आपने रूल आउट करना है कि क्या ये प्रॉब्लम किसी लोकल वजह से तो नहीं है। अगर लोकल है, अगर फूड अकोमोडेशन है, उसको ठीक करें और ब्रशिंग उसके बाद अच्छी मेंटेन करें। एक जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो टंग ब्रशिंग जो है, एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू आस्क दैट। जी, वो टंग स्क्रैपर होता है। जी, अगर आप जी। देखें जो नॉर्मल Yeah. हर ब्रश के साथ पीछे उसकी बैक साइड पे एक टंग स्क्रैपर होता है, तो उससे आप टंग सरफेस को भी आप उसको क्लीन कर सकते क्लीन कर सकते हैं और उसको आपको क्लीन करना चाहिए। Well, thank you so much, Professor Dr. Muhammad Ilyas, for coming here and sharing the information with us on such an important topic. Thank you so much. And thank you all for watching us. Until next time, bye bye.